हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम लोग क्लास 8th के सोशल साइंस का सेकंड चैप्टर और हिस्ट्री का जो है फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है बच्चों रिसेपिंग इंडियाज़ पॉलिटिकल मैप। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कई चीज़ें हमें इसमें आज जानने को मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। ये आप देख सकते हैं बच्चों, ये जो पिक्चर है ये कुतुब मीनार का आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, ये दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसका पूरा ये पिक्चर आपको देख सकते हैं बच्चों, ये दिया हुआ है आपके बुक में। इसमें कुछ कुछ सवाल हैं बच्चों जो आज हम लोग मतलब इस चैप्टर के माध्यम से, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो वो क्या क्या सवाल हैं मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। पहला जो सवाल है बच्चों कि हाउ डिड फॉरेन इन्वेजन एंड राइज ऑफ न्यू डायनेस्टीज रिसेप इंडियाज पॉलिटिकल बाउंड्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। यानी कि इस ये जो हम लोग मेडिवल हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं ना, हम लोग इसमें जो मुगलों के बारे में और दिल्ली सल्तनत के बारे में जो मुख्य तौर पर है ये पढ़ेंगे। तो इस समय जो है किस तरीके से हमारे देश में जो कई सारे फॉरेन इन्वेजन होते हैं, नए नए डायनेस्टीज़ बनते हैं, इससे हमारा जो पॉलिटिकल बाउंड्री है वो किस तरीके से रिसेप होता है, उसका आकार कैसे चेंज होता है, तो ये हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर में। सेकेंड जो सवाल है जिसका जवाब हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे बच्चों, हाउ डिड इंडियन सोसाइटी रिस्पॉन्ड टू इन्वेजन। हमारे देश में जब इन्वेजन हुआ तो उसका हमने कैसे जवाब दिया, है ना, हमारे सोसाइटी के लोगों ने कैसे उसका जवाब दिया, तो ये हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे बच्चों। उसके अलावा हमारा इकोनॉमी कैसे अडॉप्ट करता है, हमारा इकोनॉमी जो है वो कैसे चेंज होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। थर्ड जो सवाल हम लोग देखने वाले हैं वो है व्हाट इम्पैक्ट डिड दिस पीरियड हैव ऑन द लाइफ्स ऑफ द पीपल। यानी कि जो कॉमन लोग थे, आम आदमी थे, है ना, उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा इन्वेजन का। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम लोग, इन सारे सवालों का जवाब हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। बच्चों इससे पहले कि मैं चैप्टर को स्टार्ट करूं, आपके बुक में देखिए इंपॉर्टेंट टाइम लाइन दिए हुए हैं, है ना, यानी कि जो अलग अलग ईयर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं, जिस समय कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, वो आपको अच्छे से एक फ्लो चार्ट के रूप में दिया है बच्चों। तो ये आपको देखना है। जैसे ये देखिए 1206, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ कुछ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आ सकते हैं। तो देखिए 1206 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो ईयर था जब दिल्ली सल्तनत का हमारे देश में स्टैब्लिशमेंट होता है। हम लोग आगे भी इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बच्चों एक ईयर जो मैं मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है वो है ये विजयनगर अंपायर। बहुत इंपॉर्टेंट, ये साउथ इंडिया का अंपायर था। तो 1336 में जो है विजयनगर अंपायर का स्टैब्लिशमेंट होता है, तो यहाँ से भी एक याद रखना है आपको। और एक और ईयर जो मैं कहूँगा वो है पुर्तगीज़। हमारे देश में सबसे पहले यूरोपियन कब आए थे, है ना, तो 1498 में पुर्तगीज़ जो थे वो हमारे देश में आए थे। तो यहाँ से भी एक सवाल आता है बच्चों। उसके बाद बच्चों आपके बुक में थोड़ा सा बताया गया है कि मेडिवल पीरियड किसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो मेडिवल पीरियड के बारे में थोड़ा सा समझना है, ये होता क्या है। ठीक है, तो क्या होता है देखिए, द पीरियड इन दिस चैप्टर एंड द नेक्स्ट इज ऑफन कॉल्ड द लेटर पार्ट ऑफ द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो हम लोग इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं उसको हम लोग मेडिवल पीरियड कहते हैं बच्चों। लेकिन सवाल ये आता है कि ये मेडिवल शब्द का मतलब क्या होता है ना। हम लोग कई बार सोचते हैं, बोलते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन मेडिवल वर्ड का मतलब क्या होता है। तो द टर्म मेडिवल दैट इज बिटवीन टू एजेज। मेडिवल का मतलब क्या होता है, मध्य, यानी कि दो समय के बीच का समय, उसको हम लोग बोलते हैं मेडिवल। दो एज के बीच का जो एज होता है उसको हम लोग मेडिवल कहते हैं। लेकिन बच्चों दिस वाज ओरिजिनली अप्लाइड टू यूरोपियन हिस्ट्री, है ना। ये जो हमने लिया है, ये जो शब्द हमने लिया है मेडिवल, इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता था, इसका यूज कहाँ पर ज़्यादातर होता था, तो यूरोपियन हिस्ट्री में, है ना, जो यूरोप के इतिहास थे वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता था। ठीक है, और वहाँ पर किसको मेडिवल हिस्ट्री कहा जाता था, तो वहाँ पर बच्चों कहा जाता था द फॉल ऑफ रोमन अम्पायर टू द रेनेसेंस। ठीक है, तो ये जो समय पीरियड था बच्चों 5th सेंचुरी एडी से या सीई से लेकर, है ना, जब रोमन अम्पायर जो था वो फॉल हो जाता है यूरोप में, और उसके बाद जब वहाँ पर रेनेसेंस आता है। आपके मन में सवाल आएगा रेनेसेंस क्या होता है, तो बेसिकली रेनेसेंस को हिंदी में हम लोग पुनर्जागरण कहते हैं, यानी कि वहाँ के कल्चर का रिवाइवल होना, है ना। एक तरीके से जो पुराने उनके कल्चर थे, अपने संस्कृति थी, उन संस्कृतियों का फिर से पुनर्जागरण होना, यानी कि वहाँ के आर्ट का, वहाँ के लिटरेचर का, रोमन आर्ट, ग्रीक आर्ट, उनका पुनर्जागरण होना, फिर से रीडिस्कवरी होना। तो इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों रेनेसेंस। तो 5th सेंचुरी सीई से लेकर 14th एंड 16th सेंचुरी सीई, ये जो समय पीरियड है ना, इसके बीच का ये जो टाइम पीरियड है, तो इसको हम लोग बच्चों यूरोपियन हिस्ट्री में मेडिवल कहते हैं, मेडिवल हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ हमने अपने देश में कॉपी किया है। ठीक है, हमने वहीं से ये शब्द लिया हुआ है। सो इट वॉज वंस थॉट टू मार्क अ डार्क एज, है ना। कई लोग ऐसे कहते थे कि ये जो मेडिवल है इसको डार्क एज कहा जाए, क्योंकि ये ऐसा समय था जिस समय
सब कुछ जो है मतलब खत्म हो चुका था, है ना। ये डेवलपमेंट से पहले जब मॉडर्न साइंस रेनेसेंस वाला जो टाइम पीरियड था बच्चों, वहाँ पर कई सारे डिस्कवरीज होते हैं, है ना, कई सारे नए नए इन्वेंशंस होते हैं। तो उससे पहले का जो टाइम पीरियड था उसको हम लोग मेडिवल कहते हैं बच्चों। तो कई लोग इसको कहते थे कि इसको हम लोग डार्क एज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमारे बट क्या लिखा है बच्चों, बट ऑफ कोर्स यूरोप्स एंड इंडियाज हिस्ट्रीज आर वेरी डिफरेंट, यानी कि हमारा इतिहास और यूरोप का इतिहास बिल्कुल अलग है। तो इसीलिए अगर हम लोग सेम चीज, है ना, सेम चीज अगर अपने हिस्ट्री में अप्लाई करें तो ये सही नहीं होगा, है ना। तो ये इसमें बताया गया बच्चों, ठीक है। तो इसलिए क्या लिखा है, हिस्टोरियंस डू नॉट ऑलवेज एग्री ऑन विच पीरियड इट कवर्स इन इंडिया, ठीक है। तो हम लोग अपने देश में बच्चों मेडिवल हिस्ट्री किसको कहते हैं, मेडिवल पीरियड किसको कहते हैं। तो सिंपली जो है हमारे देश में बच्चों याद रखिएगा 11th से लेकर 17th सेंचुरी, ठीक है, 11th से लेकर 17th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेडिवल हिस्ट्री कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा बच्चों एक चीज मैं और आपको समझा देना चाहता हूं, आप लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं। जैसे 11th सेंचुरी जब मैं कहता हूं, 11th सेंचुरी जब मैं कह रहा हूं बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बच्चों 1 साल मतलब 100 साल जो है आपको पहले चले जाना, यानी कि 1000 से लेकर बच्चों 1100 की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड है इसको हम लोग कहते हैं 11th सेंचुरी बच्चों। जैसे अभी जो है कौन सा सेंचुरी चल रहा है, 21st सेंचुरी। तो और ईयर कौन सा होता है बच्चों, जैसे अभी है 2025, लेकिन इसको हम लोग कौन सा सेंचुरी कहते हैं, 21st। तो एक जो है एक मतलब ये 21 कह रहे हैं तो आपको 20 मतलब लिख देना है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है बच्चों सेंचुरी, ठीक है। उसके बाद जो है बच्चों कुछ और टाइम टेबल टाइम जो है, टाइम जो इंपॉर्टेंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं वो आपके बुक में दिए हुए हैं। कौन कौन से वो ईयर्स इंपॉर्टेंट है मैं आपको देखिए बताता हूँ। सब इसमें सारे याद तो नहीं रखने बट कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला देखिए 1526, है ना, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध था ये, है ना, हमारे इतिहास का, हमारे हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था। 1556 बच्चों ये भी याद रखना है आपको, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। हल्दी घाटी का युद्ध बच्चों, बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576, ठीक है। उसके अलावा सिख जो थे, सिख अंपायर का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 1799। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट जो ईयर्स हैं आपको जरूर याद रखने बच्चों, यहां से एक डायरेक्ट सवाल आ सकता है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। अब चैप्टर का जो मेन कंटेंट है यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या लिखा है देखिए, अ न्यू इरा इन इंडियाज जर्नी बिगेन इन द 11th सेंचुरी, ठीक है। हमारा जो नया एक इरा, एक नया जो समय है वो हमारे इतिहास में कब शुरू होता है बच्चों, 11th सेंचुरी में, अर्ली 11th सेंचुरी, यानी कि 1000 के आसपास वाला जो समय था, ठीक है। क्यों होता है बच्चों, क्योंकि इस समय जो है क्या होता है देखिए, इन्वेजन फ्रॉम बियॉन्ड द हिंदू कुश माउंटेन्स रिसेव्ड इंडियाज पॉलिटिकल मैप, यानी कि हमारे देश में हिंदू कुश जो पर्वत है, हिंदू कुश पर्वत कहाँ पर है बच्चों, हमारे नॉर्थ में, भारत के नॉर्थ साइड में, है ना, हिमालय जो पर्वत है उसके मतलब उसी के पास जो है हिंदू कुश पर्वत है। तो वहाँ उधर से जो है बच्चों, हिंदू कुश पर्वत से जो है कई सारे इन्वेजन्स हमारे देश में हो रहे थे, ठीक है। नो डाउट इंडिया हैड बीन मच वारफेयर इन अर्लियर पीरियड्स, but the spate of invasion by people from the outside the Indian subcontinent during this period was unprecedented। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इससे पहले की अगर हम बात करें तो हमने कई सारे युद्ध लड़े, हमने रोका भी, है ना, जो फॉरेन इन्वेजन होते थे ये हमेशा से रहा है। पहले भी अगर आप देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में भी बाहरी आक्रांताएं जो थे, जो फॉरेन जो इन्वेडर्स थे वो हमारे देश में होता था, तो हमने उसको रोका भी। लेकिन यहां पर क्या लिखा है बच्चों कि द स्पेट ऑफ इन्वेजन बाय पीपल फ्रॉम आउटसाइड इंडियन सबकॉन्टिनेंट, है ना, ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब हुआ बच्चों कि इस समय, है ना, ये जो हम लोग टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री, है ना, 11th सेंचुरी के बाद का जो टाइम पीरियड है बच्चों, तो इस समय बहुत ज़्यादा जो है, बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आप पीरियोडिसिटी के साथ जल्दी जल्दी जो है यहाँ पर फॉरेन इन्वेजन होते हैं। एंड मेनी ऑफ दीज इन्वेडर्स वेयर सेंट्रल एशियन। अभी देखिए ये आते कहाँ से थे, ये जो इन्वेडर्स थे बच्चों ये आते थे सेंट्रल एशिया से। सेंट्रल एशिया में जैसे देखिए तुर्किश और अफगान ये होते थे। अफगानिस्तान आप जानते हैं बच्चों, तो वहाँ से ये लोग आते थे। उसके अलावा तुर्की जो है वो आप जानते हैं बच्चों। तो ये देखिए तुर्किश का मतलब होता है बच्चों जो है ना, जो रेफर्स टू पीपल, लैंग्वेजेस, कल्चर, है ना। ये किसकी बात हो रही है, ये उनकी बात हो रही है जो कि आज का टर्की और साइबेरिया है, यानी कि सेंट्रल एशिया के जो लोग होते थे ना उनको टर्किस कहा जाता था, ठीक है। तो वहाँ से कई सारे इन्वेजन्स हमारे देश में होते थे, है ना। उसके अलावा अफगान जो थे वो भी हमारे देश में आक्रमण करते थे। तो ज़्यादातर जो है यहाँ से हमारे देश में मेडिवल हिस्ट्री में आक्रमण होते थे। एंड दे वेयर ड्रॉन टू इंडिया नॉट ओनली फॉर
reputed reaches and for territorial ambition, but also often to spread by force of violence if necessary their own version of their religion। इसका ये मतलब हुआ बच्चों कि वो हमारे देश में क्यों आक्रमण करते थे। तो कई कई बार तो है ना, हमारे देश मतलब आप जानते हैं कि हमारा देश बहुत अमीर था, है ना, तो हमारे देश को लूटने के लिए वो लोग आते थे। टेरिटोरियल एम्बिशन यानी कि यहाँ पर टेरिटरी को कब्जा करने के लिए आते थे, ये उनका मकसद होता था। लेकिन कई बार जो है उनका ये भी मकसद होता था साथ ही साथ कि बाई फोर्स यानी कि जबरदस्ती। बाई फोर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? जबरदस्ती जो है वायलेंस के द्वारा, ठीक है, वायलेंस के द्वारा जो है अपने रिलीजन को यहाँ पर फैलाना, अपने रिलीजन का प्रचार प्रसार करना, जबरदस्ती जो है लोगों को ये कहना कि मेरा रिलीजन अपनाओ, ठीक है। तो ये सारा चीज़ भी था बच्चों। तो आज हम लोग इसको आगे देखते हैं 13वीं सेंचुरी के बाद क्या होता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों देखते हैं अब आगे का क्या होता है। तो ये कुछ मैप्स दिए हुए हैं बच्चों, आप देख सकते हैं आपके बुक में बहुत ही अच्छे से सारा मैप दिया हुआ। मैं आपको मैप में भी समझाऊंगा ये क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग, हाँ ये भी देखिए, ये भी कुतुब मीनार का जो कॉम्प्लेक्स है उसका देखिए, बहुत ही सुंदर सा ये आपको बिल्डिंग दिख जाएगा, है ना। ये कुतुब मीनार है बच्चों दिल्ली में जो है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स आपको बहुत ही अच्छा एकदम देखने में लगता है, ठीक है। तो आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं राइज एंड फॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत, कि किस तरीके से दिल्ली सल्तनत जो है उसका राइज होता है और किस तरीके से फॉल होता है। तो हम लोग मोटा मोटी पूरा दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए इधर से अब जो है सवाल वगैरह बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा है। वी बिगिन आवर जर्नी हेयर विद द दिल्ली सल्तनत फॉर्म्ड आफ्टर द डिफीट इन 1192 ऑफ किंग पृथ्वीराज चौहान हु रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ठीक है बच्चों। तो ये जो दिल्ली सल्तनत है बच्चों, ये शुरुआत कब होता है ना, ये शुरुआत होता है 1192 में। 1192 क्यों बच्चों? क्योंकि इस समय जो है राजा थे हमारे देश में पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता देता हूं बच्चों। मोहम्मद गोरी का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। मोहम्मद गोरी और जो पृथ्वीराज चौहान थे, इनके बीच में होता है बच्चों युद्ध, ठीक है। दो युद्ध होता है, एक होता है मोहम्मद गोरी एंड लिख देता हूं मैं पृथ्वीराज चौहान, इन दोनों के बीच में बच्चों युद्ध होता है। तो दो युद्ध होता है, एक तो युद्ध होता है बच्चों 1191 में और एक होता है युद्ध बच्चों 1192 में बच्चों। तो 1191 में जो होता है इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, और 1192 में जो होता है इसको बोलते हैं सेकंड बैटल ऑफ तराइन, ठीक है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो था बच्चों, इसमें ये पृथ्वीराज चौहान जो है वो जीत जाता है, मोहम्मद गोरी हार जाता है। लेकिन फिर से जो है पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को छोड़ देता है ना, माफ़ी कर देता है, माफ़ कर देता है। लेकिन फिर से मोहम्मद गोरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान का उसी का एक आदमी था, उसी का कह लीजिए उसी के साइड का एक आदमी था जिसका नाम था जयचंद जो था वो पृथ्वीराज चौहान को धोखा दे देता है बच्चों, और जिसकी वजह से मोहम्मद गोरी जो है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन जो है वो जीत जाता है। तो बच्चों यहाँ से जो है मोहम्मद गोरी जो है वो मतलब वहाँ से शुरुआत होता है बच्चों। पृथ्वीराज चौहान यहाँ से हार जाता है। और ये कहाँ से आता है पृथ्वीराज चौहान तो हमारे देश का था। ये मोहम्मद गोरी कहाँ से आता है तो आपको याद रखना है, ये अफगानिस्तान जो आज का है ना, वहाँ से ही आता था। तो दिस सल्तनत साउ द रूल ऑफ 5 सक्सेसिव फॉरेन डायनेस्टीज ऑफ तर्किश अफगान ऑरिजिन। तो बच्चों दिल्ली सल्तनत जो हम लोग कहते हैं, ये दिल्ली सल्तनत कोई एक राजा का सल्तनत नहीं था। इसमें हम लोग 5 जो है डायनेस्टीज के बारे में देखते हैं। 5 डायनेस्टीज से मिलकर हमारा दिल्ली सल्तनत बनता है। और ये कहाँ से थे, ये लोग कहाँ से आए हुए थे? तो ये तर्किश अफगान ओरिजिन थे। जो आज का तुर्की है ना, तुर्की है, अफगान है, ये वहाँ से आए हुए थे, सेंट्रल एशिया जो मैंने अभी बताया, ठीक है। तो ये उनका ओरिजिन वहाँ से था। तो ये 5 कौन से डायनेस्टीज है बच्चों? तो पहला सवाल आप लिख लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है, आप दिमाग में ये डाल लीजिए। यहाँ से एक सवाल आपके एग्जाम में पक्का बनेगा। क्या पूछा जाएगा कि 5 जो दिल्ली सल्तनत के डायनेस्टीज हैं उनका नाम क्या है? तो पहला डायनेस्टी का नाम है बच्चों मामुलुक, या इसको स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं। दूसरे डायनेस्टी का नाम है बच्चों खिलजी, ठीक है। तीसरे डायनेस्टी का नाम है तुगलक, चौथा है सैयद और पांचवा है लोदी। तो ये 5 डायनेस्टीज को मिलाकर बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत कोई एक डायनेस्टी का नाम नहीं है। दिल्ली सल्तनत में ये कुल 5 जो है, ये 5 जो हैं याद रखना है आपको, डायनेस्टीज थे। इन सारे डायनेस्टीज को मिलाकर दिल्ली सल्तनत कहलाता है बच्चों। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा टाइम पीरियड भी बता देता हूँ। देखिए
1206 से लेकर इसका पूरा टाइम पीरियड है 1526। ठीक है, 1206 में दिल्ली सल्तनत का एस्टैब्लिशमेंट होता है और 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के साथ दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाता है बच्चों। तो ये टाइम पीरियड आपको दिमाग में रखना, यहां से लेकर यहां तक हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वाइल सर्टन parts of northern India came under the control of Delhi Sultanate, neighboring kingdoms such as the Eastern Gangas in the east and Hoysalas in the south resisted its advance। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हम लोग इसमें देखेंगे कि आगे जो आने वाले टॉपिक्स है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत को कई सारे रेजिस्टेंस का भी सामना करना पड़ा, यानी कि कई सारे लोगों ने इन्हें रोकने का भी प्रयास किया हमारे देश में। ठीक है, तो किन लोगों ने रोका, तो हम लोग इसमें देखेंगे ईस्टर्न गंगा किंगडम जो है ईस्ट में, यानी कि उड़ीसा में अभी हम लोग देखेंगे, है ना, इन्होंने रोकने का प्रयास किया। होयसलास जो थे साउथ इंडिया के, इन्होंने रोकने का प्रयास किया। एंड ऑल्सो इमर्ज्ड एज थ्राइविंग सेंटर्स ऑफ आर्ट, कल्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत जो था बच्चों, ये इसमें हम लोग आर्ट के बारे में भी देखेंगे, है ना, कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये सारा भी जो है यहाँ का काफ़ी ज़्यादा इमर्ज हुआ, काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा बच्चों। तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, द सिटी दिल्ली ऑल्सो एज्यूम्ड अ बिगर रोल इन द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ द नदर्न इंडिया। देखिए बच्चों, होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या लिखा है ना कि दिल्ली जो था, है ना, बिफोर दिल्ली सल्तनत अगर हम बात करें तो दिल्ली जो था उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये जो समय था, है ना, 1206 के बाद का ये जो समय है, दिल्ली जो है बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट सेंटर बन जाता है, एक इंपॉर्टेंट शहर बन जाता है ना। पहले उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, आज हम लोग देखिए दिल्ली को बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर समझते हैं, है ना, क्योंकि ये हमारी राजधानी है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जगह है। लेकिन 1200 के पहले अगर हम देखें तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन यहाँ से जो है दिल्ली सल्तनत के बाद से जो है दिल्ली एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर बन जाता है बच्चों। तो ये इसमें दिया गया। द सल्तनत पीरियड वाज मार्क्ड बाय पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कंबाइंड विद एफर्ट्स एट टेरिटोरियल एक्सपेंशन। तो बच्चों देखिए, दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड था इसमें एक तो क्या होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा था। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब कि कोई भी राजा बहुत ही लंबे समय तक जो है रूल नहीं कर पाया, मतलब कुछ समय के लिए राजा बनता था फिर उसको हटा दिया जाता था, इसी को बच्चों हम लोग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कहते हैं। इसके अलावा दूसरा जो चीज़ देखा जाता है वो है टेरिटोरियल एक्सपेंशन, यानी कि जितने भी राजा हुए, जितने भी सुल्तान हुए, उन लोगों ने अपने टेरिटरी को, अपने लैंड को हमेशा जो है बढ़ाने का प्रयास किया, हमेशा कोशिश किया अपने लैंड को एक्सपेंड करने का। एंड दिस रिजल्टेड इन मिलिट्री कैंपेन दैट रेडेड विलेजेस, सिटीज एंड प्लंडर एंड डिस्ट्रॉयड टेम्पल्स एंड सीट्स ऑफ लर्निंग। तो बच्चों देखिए, जब टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना है, यानी कि कहीं पर कब्जा करना है, तो कैसे वो करेंगे, तो वो क्या करते थे, अपनी सेना के साथ जाते थे, आक्रमण करते थे। तो कई सारे गांव को लूटा गया, कई सारे शहरों को लूटा गया बच्चों, है ना। और उन लोगों ने क्या किया, हमारे मंदिरों को भी तोड़ा, मंदिरों को भी डिस्ट्रॉय किया, लूटा, है ना। हमारा जो उस समय का मंदिर होता था बच्चों, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ वेल्थ होता था, ना केवल सेंटर ऑफ वेल्थ, सीट्स ऑफ लर्निंग भी होता था। यहाँ पर नॉलेज, शिक्षा, ये सारी चीज़ें भी दी जाती थी। तो इन सब चीज़ों को भी तोड़ा गया, है ना। हमारे जो कई सारे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बच्चों, एक एग्जांपल जो है वो है हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी। आप जानते होंगे बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज़ है। ये ऐसे यूनिवर्सिटीज़ थे बच्चों जहां पर कि बाहर से, विदेश से बच्चे पढ़ने आते थे। ये काफ़ी फेमस था बच्चों, पूरी दुनिया में था, ये ऐसे यूनिवर्सिटीज़ थे। तो इन सारे यूनिवर्सिटीज़ को जो है जो मेडिवल हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड, तो खिलजी, बख्तियार खिलजी करके एक व्यक्ति हुए, है ना, तो उन्होंने तोड़ दिया, है ना। उन्होंने नालंदा की लाइब्रेरियों को जला दिया, जिससे वहाँ पर इतनी सारी किताबें थी कि बहुत दिनों तक वो किताबें जलती रही। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद रखना, उन्होंने हमारे सीट्स ऑफ लर्निंग जो था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, मंदिरों को तोड़ा, ठीक है, कई सारे शहरों को लूटा, गाँवों को लूटा। सक्सेशन, द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू सुल्तान, है ना। सक्सेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, सक्सेशन का मतलब होता है नए सुल्तान का अपॉइंटमेंट। मतलब एक सुल्तान खत्म हो गया, मतलब हट गया, तो उसके बाद जो दूसरा सुल्तान बनेगा, दूसरा राजा जो बनेगा, उसको बोलते हैं सक्सेशन। वे आर ऑफन वायलेंट, तो ये भी देखा गया है बच्चों। वायलेंट का मतलब होता है कि जैसे एक राजा बना तो दूसरा राजा जब बनता था तो आराम से नहीं बनता था,
ये नहीं कि उसके पिता ने जो है अपने बेटे को आराम से गद्दी दे दी, है ना, जो एक तरीका होता है, तो उस तरीके से नहीं होता था। यहाँ पर क्या होता था, वायलेंस का प्रयोग किया जाता था, यानी कि एक बेटा जो है अपने बाप को मार रहा है ना, अपने फादर को मार रहा है, इस तरीके से जो होता था बच्चों, है ना, लड़ाई करके गद्दी ली जाती थी। तो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट भी वायलेंस का इस्तेमाल किया जाता था राजा वगैरह बनने के लिए। एंड ऑलमोस्ट 2 सुल्तान्स आउट ऑफ द 3 सीज्ड पावर बाय एलिमिनेटिंग देयर प्रीसीडर्स, जो मैंने अभी आपको बताया बच्चों, है ना, कि मतलब 3 में से 2 सुल्तान, है ना, हर एक 3 में से 2 सुल्तान आप समझ लीजिए ऐसे हैं जो कि गद्दी पर या फिर पावर पर कैसे बैठ रहे हैं, तो अपने प्रीसीडर्स को, अपने जो प्रीसीडर्स हैं यानी कि उसके जो पहले जो राजा हैं उसको एलिमिनेट करके, उसको मार कर, उसको हटाकर अपने रास्ते से। तो यही लिखा है बच्चों कि ये काफ़ी ज़्यादा वायलेंट होता था, है ना, मार कर, है ना, वायलेंस करके जो है ये लोग राजा बनते थे। सो दैट्स अ सुल्तान्स एवरेज रेन वाज हार्डली मोर देन 9 ईयर्स। ठीक है, तो ये क्या दिया है बच्चों कि इसीलिए आप देखेंगे कि कोई भी राजा जो है लंबे समय तक रूल नहीं कर पाया, क्योंकि आपस में ही इन लोगों का यूनिटी नहीं था, आपस में ही ये लोग मारपीट करते थे, आपस में ही वायलेंस करते थे, इसीलिए किसी भी राजा का जो टाइम पीरियड है वो लंबे समय तक नहीं था। आप देखिएगा कि 9 साल से ज़्यादा था ही नहीं, कोई भी राजा है 9 साल से ज़्यादा रूल ही नहीं कर पाया, कोई 3 साल, कोई 4 साल, कोई 2 साल, इस तरीके से बहुत ही छोटा छोटा इन लोगों का टाइम पीरियड होता था बच्चों। मैक्सिमम 9 ईयर्स तक गया, उसके बाद कोई भी राजा इससे ज़्यादा रूल कर ही नहीं पाया बच्चों। तो ये आपको याद रखना, ऐसा क्यों, क्योंकि ये लोग आपस में लड़ाई वगैरह करते थे, है ना, काफ़ी ज़्यादा जो है वायलेंस वगैरह होता था। ठीक है, उसके बाद देखते बच्चों हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ये कौन थे। सो एट द टर्न ऑफ 14th सेंचुरी, 14th सेंचुरी मतलब बच्चों 1300 से लेकर 1400 का जो टाइम पीरियड है उसको 14th सेंचुरी कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी कंडक्टेड मिलिट्री कैंपेन ओवर लार्ज एरियाज ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, है ना, जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, हमारा सेंट्रल इंडिया है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया आप जान रहे हैं, सेंट्रल इंडिया भी जान रहे हैं ना, तो वहां पर इन्होंने क्या किया, मिलिट्री कैंपेन किया। मिलिट्री कैंपेन मतलब अपनी सेना को भेजकर आक्रमण करना, है ना, हमला करना, इसको बोलते हैं मिलिट्री कैंपेन। हिंदी में इसको सैन्य अभियान कहते हैं, है ना। सैकिंग एंड प्लंडरिंग मेनी सिटीज, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, बहुत सारे शहरों को लूटा, कई सारे शहरों को लूटा, कई सारे गांवों को तहस नहस कर दिया, है ना। एंड एट द सेम टाइम ही ऑल्सो रिपेल्ड सेवरल इन्वेजन बाई मंगोल फोर्स, है ना। तो देखिए बच्चों उस समय मंगोलिया भी देखिएगा आप, सेंट्रल एशिया में ही है, तो वहां से भी कई सारे आक्रमण होते थे, तो उस आक्रमण को भी इसने रोका। रिपेल्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, रोकना, है ना, किसी चीज को रिपेल करना, रोकना। तो कई सारे मंगोल फोर्सेस जो थे, मंगोल आक्रमण होते थे हमारे देश में मंगोलिया से, तो उसको भी इसने रोका, है ना। Who were trying to add India to the vast Mughal empire, मंगोल अंपायर, इट कवर्ड मोस्ट ऑफ द एशिया एट दैट टाइम। तो मंगोल अंपायर जो था बच्चों, ये क्या था, मंगोल अंपायर बेसिकली जो हमारा एशिया था, सेंट्रल एशिया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो था, है ना, वो आता था मंगोल अंपायर में। और मंगोल अंपायर क्यों इंडिया में आक्रमण करना चाहता था, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, वो चाहता था कि अपना टेरिटरी को बढ़ाए, है ना। कोई भी राजा है वो यही चाहेगा ना, उस समय यही चाहते थे वो कि हमारा अपना जो टेरिटरी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए, तो ये चीज़ दिया हुआ बच्चों, है ना। तो उसी तरह से मंगोल जो था अंपायर, वो भी अपने टेरिटरी को बढ़ाना चाहता था। उसके बाद देखिए बच्चों, हिज स्लेव जनरल मलिक कफूर, किसकी स्लेव जनरल की बात हो रही है बच्चों, तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी था उसका जो स्लेव था, स्लेव का मतलब क्या होता है बच्चों, नौकर। ठीक है, तो उस समय स्लेव सिस्टम भी था, है ना, यानी कि स्लेव को खरीदा जाता था, बेचा जाता था, लोगों को खरीदा, मतलब वही हुआ, है ना, स्लेव यानी कि लोग जो थे वो नौकर की तरह रहते थे, है ना, तो उनको खरीदा बेचा जाता था। तो इसका एक स्लेव था, अलाउद्दीन खिलजी का एक स्लेव था, नाम था मलिक कफूर। एक्सपेंडेड द सुल्तान्स रीच साउथवर्ड मतलब हमारे देश का जो सदर्न पार्ट है, तो वहाँ तक जो है उसने अपने टेरिटरी को, अपने सुल्तान के जो टेरिटरी उसको बढ़ाने का प्रयास किया। ठीक है, एंड कनकरिंग सेवरल किंगडम्स ऑन द वे, और कई सारे किंगडम्स को, रास्ते में जितने भी किंगडम्स आए सारे किंगडम्स को उसने कनकर कर लिया, कब्जा कर लिया। एंड देयर प्लंडर्ड वेल्थ हेल्प्ड फाइनेंस द सुल्तान्स इनॉर्मस मिलिट्री अपैरेटस। ठीक है बच्चों, तो मलिक कफूर जब वो साउथ इंडिया की तरफ बढ़ रहा था कब्जा करने के लिए, तो उसने कई सारे टेरिटरीज को कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से उसका वेल्थ बढ़ गया, काफ़ी सारा वेल्थ जो है, काफ़ी पैसा उसके वेल्थ, है ना, फाइनेंस बढ़ गया, और इसकी वजह से जो है वो अपने मिलिट्री को और ज़्यादा मजबूत कर पाया।
ठीक है, काफ़ी सारा पैसा ये लोग लूटते थे, है ना, किसी पर हमला कर दिया उसके बाद सारा पैसा वगैरह लूट लेते थे पूरा, है ना, और उसके बाद उन पैसों का इस्तेमाल ये मिलिट्री में करते थे, सेना को मजबूत करने में करते थे। इसके अलावा बच्चों दिया ही ऑल्सो अटैक द नंबर ऑफ हिंदू सेंटर्स। यहाँ पर देखिए बच्चों, है ना, मलिक कफूर जो थे और भी जो कई सारे सुल्तान थे, उन लोगों ने कई सारे हिंदू सेंटर्स जो थे, जैसे कि हमारा श्रीरंगम है, मदुरई है, चिदम्बरम है ना, ये सारे जो साउथ इंडिया के बहुत ही फेमस जो रिलीजियस या हिंदू सेंटर्स थे बच्चों, है ना, धार्मिक जो स्थल थे, इन पर भी इन लोगों ने काफ़ी हमला किया, है ना। और रामेश्वरम तो आप जानते ही है ना, बहुत ही फेमस है, जहाँ से हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी आते हैं ना, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, तो वो रामेश्वरम, तो बहुत ही ये सारे जो हैं काफ़ी ज़्यादा जो थे इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे उस समय, है ना, हिंदू सेंटर्स थे। इन सारी जगहों पर भी इन लोगों ने हमला किया और कई सारा वेल्थ जो है वो उन लोगों ने ले लिया, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है बच्चों। उसके बाद हम लोग देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने पढ़ लिया, उसके बाद हम लोग जो तुगलक डायनेस्टी था उसका है मोहम्मद बिन, उसका एक इंपॉर्टेंट जो रूलर है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। वैसे तो बहुत सारे रूलर्स हुए थे, लेकिन यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं, जो जो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे उनको बताया गया, क्योंकि सबके बारे में बताना उचित नहीं होगा, है ना, क्योंकि सब ने उतना इंपॉर्टेंट काम नहीं किया है, लेकिन कुछ कुछ जो थे, जो जो इंपॉर्टेंट पर्सन्स थे उनके बारे में आपके बुक में दिया है। तो मोहम्मद बिन तुगलक, इसके बाद है ना, खिलजी के बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक आता है, तो उसके बारे में दिया है। सो अ फ्यू डिकेड्स लेटर मोहम्मद बिन तुगलक और तुगलक रूल्ड दिल्ली एंड एक्सपेंडेड द दिल्ली सल्तनत टेरिटरीज फर्दर, ठीक है। तो कुछ समय के बाद जो है आफ्टर खिलजी डायनेस्टी, मोहम्मद बिन तुगलक और तुगलक डायनेस्टी जो है वो दिल्ली पर रूल करता है, और वो भी दिल्ली के टेरिटरी को, दिल्ली के मतलब जो एरियाज थे उसको उन्होंने बढ़ाने का प्रयास किया। और फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द मौर्यन अंपायर, ये देखिए यहाँ से एक सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है बच्चों, ठीक है, कि मौर्यन अंपायर के बाद, मौर्यन अंपायर आप जानते होंगे एंशिएंट इंडिया में मौर्यन अंपायर जो था बहुत बड़ा अंपायर था, जिसमें आपने अशोक के बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो मौर्यन अंपायर के बाद जो है बच्चों, ये पहली बार ऐसा हुआ था कि मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वाज नाउ अंडर वन रूलर, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि भारत का जो ज़्यादातर एरिया था वो एक ही राजा के अंडर था। सोचिए, ऐसा मौर्यन अंपायर में इससे पहले हुआ था, उसके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे इतिहास में। तो तुगलक समय में, तुगलक का जो ये टाइम पीरियड था, इस समय ऐसा पहली बार हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में कि पूरा भारत जो था, लगभग पूरा भारत मान लीजिए, वो एक राजा के अंडर था, है ना। ऑल दो दिस डोमिनेंस वाज सिग्निफिकेंट, इट प्रूव्ड टू बी शॉर्ट लिव्ड का मतलब हुआ बच्चों कि ये डोमिनेंस जो था ये, है ना, बहुत मतलब सिग्निफिकेंट था, इंपॉर्टेंट था, लेकिन काफ़ी छोटे समय के लिए था, यानी कि कुछ ही समय तक जो है पूरे सब कॉन्टिनेंट पर तुगलक जो थे वो राज कर पाए, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे बच्चों, हैड एम्बिशियस स्कीम। एम्बिशियस का मतलब होता है, इसका मकसद जो था बहुत बड़ा था, है ना। लेकिन दिक्कत क्या थी बच्चों, अब यहाँ से देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा आपको मैं बताने वाला हूँ, है ना, बहुत ही मजा आएगा। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा जो इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग समझने वाले हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के साथ था क्या बच्चों, वो बहुत ही एम्बिशियस था, काफ़ी ज़्यादा उसका ऊंचा सोच था, उसका गोल काफ़ी बड़ा था, है ना। लेकिन दिक्कत क्या होता था ना बच्चों, मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये एग्जीक्यूट नहीं कर पाता था अपने प्लान को। एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है, उसको लागू कर पाना, अच्छे से ज़मीन पर उसको फॉलो कर पाना, तो वो नहीं हो पाता। उसके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते थे, प्लान आते थे मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। और आज भी हम लोग देखिए बच्चों, जब हम लोग कहते हैं तुगलकी फरमान, है ना, तुगलकी फरमान क्यों कहते हैं, तो यहीं से आया मोहम्मद बिन तुगलक। तो इन्होंने कुछ ऐसे ऐसे बदलाव किए ना, कुछ ऐसे ऐसे रिफॉर्म किए कि जो कि अनसक्सेसफुल हो गया, है ना। 5 उन्होंने जो है 5 रिफॉर्म किया था, 5 कुछ बदलाव किया था, ठीक है। लेकिन उसमें से 2 बदलाव जो है आपके बुक में दिया है, 2 जो रिफॉर्म उन्होंने किया था वो आपके बुक में दिया है। और दोनों मतलब 5 के 5 जो रिफॉर्म थे बच्चों, वो असफल हुआ, वो सक्सेसफुल हुआ ही नहीं, है ना। तो वो कौन कौन से थे 5, तो कम से कम 2 आपके बुक में दिया, वो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ से बच्चों एक सवाल आपके एग्जाम में जरूर बनता है कि कौन कौन से रिफॉर्म, कौन कौन से बदलाव जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तो पहला जो बदलाव था वो था मूविंग हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, देन कॉल्ड देवगिरी एंड प्रेजेंट डे इट इज कॉल्ड संभाजी नगर, ठीक है बच्चों। तो पहला बदलाव, पहला रिफॉर्म, पहला जो चेंज है ना, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, वो था अपनी राजधानी को बदलना। कहाँ से कहाँ राजधानी बदल दी, तो उस समय राजधानी थे बच्चों दिल्ली पहले, तो दिल्ली से जो है दौलताबाद राजधानी कर दी। दौलताबाद अब कहाँ पर है बच्चों, तो दौलताबाद जो है आज का महाराष्ट्र कह लीजिए, है ना। आज का, पहले उसको देवगिरी कहते थे, फिर उसका भी नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है। तो दिल्ली से लेकर दौलताबाद जो है राजधानी बदल दी, ठीक है।
अब देखिए बच्चों, परहैप्स ही थॉट इट्स मोर सेंट्रल लोकेशन वुड ऑफर बेटर कंट्रोल ऑफ द एम्पायर। अब इसने क्यों किया होगा, आपके मन में सवाल आया होगा कि दिल्ली तो मतलब सही था, तो दिल्ली से दौलताबाद वो क्यों चला गया? क्योंकि बच्चों इसके मन में एक आइडिया आया कि देखिए ये जो महाराष्ट्र है, अगर आप देखेंगे है ना, अगर आप मैप में देखेंगे दौलताबाद, तो ये सेंटर में है बच्चों, लगभग आप भारत के देखेंगे सेंटर में। तो इनको लगा कि है ना, अगर हम लोग सेंटर में जाकर रूल करें, अपनी राजधानी को सेंट्रल भारत में रख दें, तो इससे जो है पूरे भारत को, क्योंकि इसका जो अंपायर था, इनका जो टेरिटरी था पूरा लगभग भारत में था, तो इनको लगा कि अगर हम लोग सेंटर में रहकर मतलब पूरा कंट्रोल करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, हम लोग अच्छे से जो है पूरे भारत पर कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है। और इस दौरान पता है क्या हुआ बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ मैं आपको बताता हूँ। कई सारे लोग जो थे, है ना, जो बहुत सारे लोग इतने दूर दूर से आए, मतलब दिल्ली से राजधानी जब जो लोग बदल रहे थे, तो इतने दूर से जो है, दिल्ली से दौलताबाद आप समझ रहे हैं बहुत दूर है ना, लगभग समझ लीजिए 1000 से भी ज़्यादा किलोमीटर है। तो राजधानी जब बदलती है ना, तो वहाँ के लोग भी तो आते हैं वहाँ से, है ना, चेंज करते हैं। तो कई सारे लोगों को, द पीपल वेयर फोर्स टू ट्रैवल ओवर 1000 किलोमीटर एंड अ फ्यू ईयर्स लेटर एज ही प्लान मिसफायर्ड ही शिफ्टेड द कैपिटल बैक टू दिल्ली। ठीक है, अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही फनी सा चीज़ दिया हुआ है बच्चों। हुआ क्या, सोचिए, इतनी गर्मी थी जब ये लोग राजधानी बदल रहे थे, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। इतनी गर्मी में, है ना, मतलब 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा जो है ये लोग वहाँ से सारे लोग जो है पैदल आए दिल्ली से लेकर दौलताबाद। और उसके बाद जो है फिर क्या हुआ पता है, इनका मन नहीं लगा। ठीक है, इनको मतलब देखिए, इनको हुआ क्या, आपके बुक में नहीं दिया हुआ, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। ठीक है, हुआ ये कि जिस तरीके से दिल्ली में रहकर साउथ इंडिया को या पूरे भारत को, है ना, कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, उसी तरीके से साउथ इंडिया में रहकर या महाराष्ट्र में रहकर जो है नॉर्थ इंडिया पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये इनको बाद में रियलाइज हुआ। जब इनको ये चीज़ रियलाइज हुआ तो इन्होंने पता है क्या किया, इन्होंने अपनी राजधानी को वापस जो है दिल्ली चेंज कर दिया। पहले दिल्ली से दौलताबाद किया, फिर कुछ सालों के बाद जो है वापस दौलताबाद से दिल्ली कर दिया। अब जरा सोचिए बच्चों, वापस जो है सारे लोग दिल्ली से दौलताबाद जा रहे हैं, है मतलब दौलताबाद से दिल्ली जा रहे हैं, पहले दिल्ली से दौलताबाद आए, फिर दौलताबाद से दिल्ली वापस जा रहे हैं। अब सारे लोग पैदल जा रहे हैं, है ना, सोचिए इतने गर्मी और इतना मतलब बीच में पहाड़ है, नदियां हैं, इन सबको क्रॉस करते हुए जंगल हैं, तो कई सारे लोगों की डेथ हो गई इसी बीच। सोचिए कई सारे लोग, है ना, मर गए बीच में ही, रास्ते में ही डेथ हो गया उनका। तो वही लिखा है, ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड अकॉर्डिंग टू, है ना, सम सोर्सेज, मतलब कुछ सोर्स ऐसे कहते हैं बहुत सारे लोगों का डेथ हो गया बीच में ही। एंड अनदर इंस्टेंस, हाँ अब देखिए दूसरा जो था, ये तो पहला मैंने आपको बता दिया, पहला जो रिफॉर्म इसने किया था वो आपको बता दिया, जो कि अनसक्सेसफुल रहा। दूसरा रिफॉर्म हम लोग देखते हैं बच्चों, एक पहला आपको समझ में आ गया होगा, दूसरा रिफॉर्म था इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। ठीक है, टोकन करेंसी क्या होता है बच्चों, मैं आपको बताता हूं। देखिए, तो इसने क्या किया, देखिए हुआ क्या, मैं आपको समझा देता हूं। पहले हुआ क्या कि पूरा जो टेरिटरी था, दिल्ली सल्तनत था, यहां पर सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स की बहुत ज़्यादा कमी हो गई। ठीक है, सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, सिल्वर और गोल्ड काफ़ी कम हो गए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि आज से जो है कॉपर कॉइन्स जो है वो चलेंगे। ठीक है, सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स के जगह पर कॉपर कॉइन्स को यूज किया जाएगा, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम होगा। ठीक है, कॉपर कॉइन और सिल्वर और गोल्ड कॉइन दोनों का वैल्यू सेम होगा। इसी को बच्चों हम लोग टोकन करेंसी कहते हैं। क्या कहा इन्होंने, मैं फिर से कहता हूं। ठीक है, कि जो दिल्ली सल्तनत था बच्चों, उसमें सिल्वर और गोल्ड की बहुत ज़्यादा कमी हो गई। तो इन्होंने एक फरमान निकाला कि आज से जो है कॉपर कॉइन्स जो होंगे, है ना, कॉपर कॉइन्स का वैल्यू जो होगा सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स के बराबर होगा। ठीक है, तो ये उन्होंने कर दिया, ये कुछ बदलाव किया। अब देखिए इसमें दिक्कत क्या थी। ठीक है, ऑल दो दिस वाज अ प्रोग्रेसिव आइडिया, है ना, ये बहुत ही प्रोग्रेसिव था। ठीक है, क्योंकि आज भी जो हमारे देश में जो करेंसीज हम लोग यूज करते हैं वो भी टोकन करेंसी है बच्चों, है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव आइडिया था। लेकिन दिक्कत क्या हुआ, है ना, दिक्कत ये था, द टाइम दिस क्रिएटेड कन्फ्यूजन द ट्रेड एंड इनकरेज्ड पीपल टू काउंटरफिट कॉपर कॉइन्स। देखिए यही चीज़ दिक्कत हुआ बच्चों। हुआ क्या कि जो लोग थे ना, वो लोग कॉपर कॉइन्स का काउंटर फिटिंग करने लगे। काउंटर फिटिंग का क्या मतलब होता है, नकली बनाना, है ना, घर में ही। अब सोचिए बच्चों, कॉपर कॉइन जो होता था आसानी से मिल जाता था, तो लोगों ने क्या किया, घर में ही जो है, घर में ही कॉपर कॉइन्स बनाना शुरू कर दिया अपने से। तो काउंटर फिटिंग जो है ना, यानी कि नकली सिक्के बनाना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से पूरा इकोनॉमी जो था पूरा डिक्लाइन हो गया बच्चों। तो ये जो था ये भी देखिए अनसक्सेसफुल रह गया, है ना। ये था काफ़ी प्रोग्रेसिव आइडिया, वही मैंने कहा ना
कि था मतलब इनका जो आइडियाज़ था ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा आइडिया था, लेकिन दिक्कत इनके साथ ये था कि ये उनको अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते थे, ज़मीन पर उसको अच्छे से लागू नहीं कर पाते थे। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, आगे थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ा सा एक पैराग्राफ और हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। द सुल्तान एंड देयर कोर्ट इलाइट लिव्ड इन लग्जरियस पैलेसेस। ठीक है, जो राजा रहता था और राजा के जो जितने भी कोर्ट इलाइट रहते थे, यानी कि राजा के जो भी दरबारी लोग होते थे, जो भी इंपॉर्टेंट मंत्री लोग होते थे, वो लोग बड़े बड़े महलों में रहते थे बच्चों, है ना। और उनका जो लाइफ था ना काफ़ी एकदम मतलब कह सकते हैं आलीशान, है ना। उनका रहन सहन वही लिखा हुआ है बच्चों, इंजॉइंग एलेबरेट क्लॉथिंग, ज्वेल्ड ऑर्नामेंट्स एंड फाइन फूड, है ना। इनका जो रहना सहना था ये सारा चीज़ एकदम मतलब बहुत ही आलीशान था, है ना। रहना हो, खाना हो, पहनना हो, ये सब बहुत आलीशान था। एंड दिस वेल्थ वाज लार्जली डिराइव्ड फ्रॉम प्लंडर। अब जरा सोचिए, ये जो पैसा इनके पास आता था ना, ये पैसा इनके पास का इसका सोर्स क्या था? ये पैसा का सोर्स था बच्चों प्लंडर। ये लोग करते क्या थे? प्लंडर का मतलब होता है लूटना, है ना। ये लोग लूटते थे गांवों को, मंदिरों को, शहरों को, है ना। तो वो जो पैसा होता था उन्हीं पैसों से अपने जीवन को इतना अच्छा ये लोग बनाते थे, है ना। अपने मतलब शानो शौकत में ज़िंदगी जीते थे। तो ये लिखा है। एंड मिलिट्री कैंपेन वगैरह जो होता था इसमें, इससे भी, है ना, कई जगह पर हमला कर देते थे, उनसे भी जो पैसे आते थे उनसे अपना मतलब पूरा ये मतलब रख रखाव ये सारा चीज़ करते थे। ठीक है। एंड और दूसरा जो सोर्स था बच्चों वो था टैक्स। टैक्स टैक्स आप जानते हैं, ये तो आपने पढ़ा भी है कि हर हिस्ट्री में देखेंगे बच्चों, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स रहा है एंशिएंट हिस्ट्री से ही बहुत ही लंबे समय से, वो है टैक्स। ठीक है, यहाँ तक कि आप देखेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था कितना पुराना है, वहाँ पर भी टैक्स लिया जाता था। तो टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। आज भी देखिए हमारे देश को चलाने के लिए टैक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो टैक्स लिया जाता था कॉमन लोगों से। ठीक है। एंड कनकर्ड रीजन, यानी कि जिस एरिया पे भी कब्जा किया वहाँ के लोगों से टैक्स लिया जाता था। एंड इंगेजमेंट इन स्लेव ट्रेड, स्लेव ट्रेड भी होता था बच्चों। स्लेव ट्रेड मैंने आपको बताया भी कि स्लेव को खरीदा बेचा जाता था, तो उनसे भी जो पैसे आते थे, है ना, तो उनको यूज करते थे। उसके अलावा फ्री लेबर, ये जो स्लेव होते थे इनका काम क्या होता था? इनका काम होता था लेबर देना, है ना। जो नौकर वगैरह होते थे इनका काम होता था फ्री में लेबर देना, मतलब आपको पैसे नहीं देने होंगे। ठीक है, ये फ्री में। तो ये सेंट्रल एशिया में ये सारा चीज होता था, ये देखिए लिखा हुआ है। और वे आर सेंट अवे टू द डिस्टेंट सेंट्रल एशिया टू बी सोल्ड, है ना। तो ये सारा चीज होता था। बट प्लंडर इन टर्न अफेक्टेड ट्रेड नेटवर्क एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। देखिए बच्चों, जब प्लंडर होता है ना, कहीं पर भी हमला होता है, कहीं पर भी हम लोग हमला करते हैं, तो वह उसकी वजह से क्या होता है ना, वहाँ का जो ट्रेड नेटवर्क है वो खत्म हो जाता है, वो अफेक्ट होता है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो भी अफेक्ट होता है। सो दिस पीरियड ऑल्सो विटनेस्ड न्यूमरस अटैक, यानी कि यहाँ पर भी कई सारे अटैक हुए। किस पर अटैक हुए बच्चों? तो अटैक हुआ हमारे बुद्धिस्ट, हमारे जैन, हमारे हिंदू टेम्पल्स पर, है ना। तो ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि इस समय हमारे कई सारे जो बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू टेम्पल्स थे इन सब पर हमला हुआ। सो सच डिस्ट्रक्शन वाज मोटिवेटेड नॉट जस्ट बाय प्लंडर। अब देखिए बच्चों क्या लिखा है आपके बुक में। आपके बुक में ये लिखा है कि ये जो हमला ये लोग करते थे हमारे जो टेम्पल्स थे, है ना, हमारे जो जैन, बुद्धिस्ट, ये जो धार्मिक स्थल थे, रिलीजियस प्लेसेस थे, इन पर ये जो हमला करते थे ना, इनका मकसद केवल वहाँ को उसको लूटना नहीं होता था, बट दूसरा जो वो दिया हुआ है, दूसरा जो इनका मकसद होता था वो होता था आइकनोक्लाज्म। क्या होता है बच्चों? आइकनोक्लाज्म। आइकनोक्लाज्म का मतलब होता है द रिजेक्शन और डिस्ट्रक्शन ऑफ आइकन और रिलीजियस इमेजेस कंसिडर्ड आइडल्ट्रस। आइडल्ट्रस का मतलब होता है मूर्ति बच्चों, है ना। तो इनका मकसद होता था कि जो भी मूर्ति है ना, जो भी इमेजेस की पूजा होते हैं, इन सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना, उनको रिजेक्ट करना। तो ये भी उनका मकसद था, है ना। ये इसलिए भी वो लोग, है ना, जहाँ पर भी देखते थे मूर्ति वगैरह, है ना, आइडल वगैरह, तो उनको वो डिस्ट्रॉय कर देते थे। तो ये उनका मकसद था बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में, ये चूँकि बहुत ही लंबा हो जाएगा बच्चों, तो अगले लेक्चर में मैं आपको आगे के जो पार्ट्स हैं वो मैं बताने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़िए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।